Hello everyone, my name is स्वीटी बठालिया and welcome to SB Academy classes। तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत ऑर्डर के बारे में कि जब भी हम रेट लॉ लिखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन की जो पार होती है उसके सम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर। ठीक है, और हमने ये चीज भी डिस्कस की थी कि ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो हमें एक्चुअल में ये चीज बताती है कि रिएक्शन की स्पीड कितने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि जो ऑर्डर है वो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, हम थ्योरेटिकली उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अब आप जब पेपर देते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं होता है कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक ट्रिक होती है, हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर की यूनिट देखते हैं। जैसे जो के है हमारा रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है। तो अगर हमें के की यूनिट किसी तरीके से पता चल जाए तो हम ये पता लगा लेते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा सबसे पहला टॉपिक यही है कि हम के की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं और के की यूनिट देख के हम लोग फिर ऑर्डर कैसे पता कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हेडिंग है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ हमें क्या बताता है, रेट लॉ हमें ये बताता है कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और उस कॉन्सेंट्रेशन की कुछ पावर होती है जो क्या बताता है, उसका ऑर्डर। फिर जब हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पे क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट के और इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, अब रेट की अगर हम बात करें तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही चीज हम लोग यहां पर पुट करते हैं, क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू के इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका क्या है, टाइम, और यहां पे आपका क्या है, के इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस टॉपिक में निकालना क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब कि आपको के की यूनिट निकालनी है। तो के को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब चीजों को एक तरफ कर देंगे। अब ये वाली जो टर्म है ये के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में। जब इसको आप यहां पर लेके आएंगे तो ये किस में चली जाएगी, डिवाइड में। ठीक है, अब इस वाली टर्म को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पावर इसकी माइनस। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लिख देती हूं इधर कि कॉन्सेंट्रेशन इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस एन अपॉन टाइम, और यहां पे आपका क्या है, ये किसके बराबर है, के। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ठीक है, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, सपोज हमारे पास है 10 की पावर 2, फिर इनटू में 10 की पावर 3, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, 10 2 + 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। जब कुछ भी नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होती है, पावर 1। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये ऐसे होगा, 1 प्लस में माइनस एन, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एन अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये आपकी के का यूनिट निकालने का क्या है, एक जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। और देखो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे पता है कि आप लोग 12th में हो और आप लोगों को ये चीजें छोटी क्लासेस से ही आती हैं, बट फिर भी मैं ये सब चीजें इसलिए बता देते कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको स्लाइटली सा भी डाउट है तो वो फिर ना रहे। ठीक है,
तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने बताया था ना कि जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतने ज्यादा मोल्स होंगे, उतने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, उतना ज्यादा उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन और उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे एक और फैक्टर आता है एन, जो कि क्या होता है, ऑर्डर हमें ये बताता है कि रिएक्शन का रेट एक्चुअल में कितने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो रेट कांस्टेंट के आता है। रेट का फॉर्मूला लिखा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और यहाँ पे के इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन जो है वो चल रहा है। ठीक है, फिर इसको हमने क्या लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, के की यूनिट निकालनी है। ठीक है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ ले आए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ लेके आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम ऊपर लेके गए, तो जब ऊपर लेके गए तो पावर क्या हो गई, माइनस में। बेस जब सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो हमने क्या किया, 1 प्लस में माइनस एन, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्या आ गया 1 माइनस एन। तो हमारी जो जनरल एक्सप्रेशन है के की यूनिट निकालने की, वो क्या बन गई, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन अपॉन में टाइम। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि 0, 4, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या क्या आती है। ठीक है, तो अब हमने के की जो है जनरल यूनिट निकाल ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ऑर्डर के लिए के की यूनिट निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर 0 ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट से भी पहले हम लोग 0 ऑर्डर निकालेंगे। तो देखिए फॉर 0 ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो एन की वैल्यू 0 है, तो अब देखो पुट करेंगे, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन की जगह क्या पुट किया, 0 अपॉन में टाइम। ठीक है, इस टाइम हम लोग टाइम सेकेंड्स में लेके चल रहे हैं, बट मिनट्स में भी हो सकता है, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अब देखिए 1 माइनस 0 क्या आ गया, 1, तो कंसंट्रेशन की पावर क्या हो गई, 1 अपॉन में टाइम। अब कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम हमारा किस में है, सपोज सेकेंड में है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसी को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन, टाइम को ऊपर ले आओ तो टाइम इनवर्स, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि टाइम आपका सेकेंड इनवर्स ही रहेगा, कंसंट्रेशन को लिखोगे तो मोल पर लीटर, तो वो लीटर जाके ऊपर -1 हो जाएगा। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। सेकेंड देखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, इस एन की वैल्यू 1 को हम यहां पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 1, एन की जगह 1 पुट कर दिया, अपॉन में टाइम। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, और जिसकी भी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टाइम। अब अगर टाइम सेकंड में है तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेकेंड। ठीक है, मिनट में है तो हो जाएगा 1 अपॉन मिनट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं कि ऊपर चला गया, एस की पावर सेकेंड की पावर 1 थी तो ऊपर जाके वो -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सी पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आप वीडियो पॉज करके सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का खुद से निकाल के देखो कि क्या आ रहा है। अब देखिए फॉर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2, पुट कर दो यहाँ पे 2, और बताओ क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 2 अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1 अपॉन में टाइम। ठीक है, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइम को यहां पे लिख दो कि क्या है, टाइम इनवर्स। तो अब कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करो, क्या होती है, मोल पर लीटर -1, टाइम की क्या है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, मोल की पावर क्या हो जाएगी,
इसको ना आप और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। वैसे तो देखो देख के पता चल रहा है कि मोल है, मोल इनवर्स है, लीटर है, बट अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होती है तो आप क्या किया करो, इसको ना पहले ऐसे लिख लिया करो, मोल लीटर की पावर -1, फिर बाहर लगा दो -1, ठीक है। इस लीटर को ऊपर लेके गए, सेकेंड इनवर्स, फिर आप इसकी पावर जो है -1 वो पुट कर दो, तो क्या हो गया, मोल की पावर -1, और ये पहले से ही -1 था, इसका भी -1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 1। और अगर आपको यहीं से समझ में आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि मोल की पावर -1, लीटर ऊपर जाएगा तो -1 होता है, फिर वो -1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, लीटर, और सेकेंड इनवर्स तो है ही, ठीक है। अच्छा, इनकी ना यूनिट आपकी मिनट में भी हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना। ये ऐसे भी हो सकता है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, यहाँ पे और मिनट इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका मिनट इनवर्स हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप थर्ड ऑर्डर के लिए थर्ड ऑर्डर के लिए निकालो। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर थर्ड ऑर्डर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। तो निकाल के देखो कि क्या आ रहा है, क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - 3 अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर -2 अपॉन में टाइम, तो क्या आ जाएगा, ये मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और टाइम सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मिनट में निकाल रहे हो तो सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा, मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आपकी रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही है तो वहां पे हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लेते हैं, प्रेशर, और प्रेशर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एटीएम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, फॉर गैसियस रिएक्शन वी टेक प्रेशर इन एटीएम। जो आप प्रेशर लेते हैं वो किस में लेते हैं, एटीएम में, ठीक है। तो यही जो आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह बस क्या आ जाएगा, एटीएम, सेम चीज रहेगी, पावर 1 - n अपॉन में टाइम, ठीक है। तो अगर आप इसका मैं 1-2 करके आपको दिखा देती हूँ, फिर बाकी के 1-2 आप खुद कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 0 ऑर्डर के लिए निकालना चाह रहे हैं, फॉर 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, k इज इक्वल टू एटीएम की पावर 1 - 0 अपॉन टाइम। तो 1 - 0 क्या होता है, 1, तो ये आपका क्या आ गया, एटीएम सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सिमिलरली आप किसके लिए निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1, पुट कर दीजिए, k इज इक्वल टू एटीएम की पावर 1 - 1 अपॉन टाइम। तो 1 - 1 क्या होता है, 0, और जिसकी भी पावर 0 होती है वो क्या होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे ये तो 1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका सेकेंड और थर्ड के लिए भी निकालो, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने ना यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्या होता है, ऐसे सिचुएशन ना आप लोग बहुत ज्यादा फेस करोगे। कैसे सिचुएशन, कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो है ना मतलब ऑर्डर नहीं बताएंगे, बट आपको क्वेश्चन के अंदर ना के दिया होता है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में बताते भी हैं कि ये 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, बट जिन क्वेश्चंस में हमें पता नहीं होता है, बताया नहीं होता है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, के यूनिट देख के पता लगा लेते हैं कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है, ठीक है। तो क्योंकि अभी आपने ऑर्डर निकाला, ठीक है, तो आप मुझे खुद ही बताइए कि जो पहले वाला है इसका ऑर्डर क्या है। क्वेश्चन में यही पूछा है इन्होंने कि आइडेंटिफाई करिए रिएक्शन का ऑर्डर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यूनिट देखनी है। अगर आपको यूनिट याद है बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा, वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको यूनिट नहीं याद है तो प्लीज आप जनरल फॉर्मूला तो याद रखिए, ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि आप जनरल फॉर्मूला भी भूल गए हो तो हमेशा ना कॉन्सेप्ट को याद रखो कि रेट लॉ क्या बताती है,
रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, जिसकी पावर उसका ऑर्डर होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते के आता है, के को वहीं रखो, बाकी टर्म को ले जाओ, ठीक है, और आप उसको अरेंज करके यूनिट निकाल सकते हो, जनरल एक्सप्रेशन बना सकते हो और वहां से आप यूनिट निकाल सकते हो। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप यूनिट याद रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट फिर भी पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट मेकिंग पे ज्यादा ध्यान देते हो ना तो फिर चीजें फंसने के चांसेस आपके बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, कि आप कभी ना कभी याद किया हुआ भूल जाओगे, बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप चीज कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखो, देख के ही पता चल रहा है, अब मुझे तो पता ही है कि इसकी यूनिट क्या है, ये आपको सीखना है कि यूनिट इसकी क्या है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि यूनिट इसकी क्या है। अगर किसी को यूनिट नहीं याद है तो अब आपको फिर निकाल के ही देखनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n अपॉन में टाइम, ठीक है। तो अब देखो, जीरो ऑर्डर की तो यूनिट ही हमारी क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। जब फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट तो सबसे आसान होती है देखनी, क्योंकि टाइम इनवर्स होता है तो सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स या फिर आर इनवर्स होगा। सेकेंड ऑर्डर की जो है ये यूनिट है, ठीक है। तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, एन की वैल्यू जो है उसको 2 पुट कर दो और देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1 अपॉन में टाइम, तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1 लीटर और सेकेंड इनवर्स। तो क्या यही है, हाँ यही है। तो इसका ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, ये आपकी सेकेंड ऑर्डर की है। ये तो देखो देख के ही पता चल रहा है, टाइम इनवर्स है तो ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर की। फिर उसके बाद है 9.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये आपकी कौन सी है, जीरो ऑर्डर की, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपको ये बोल रखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। मतलब इन्होंने आपको रेट लॉ दे दी और इन्होंने कहा है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब कि आपको K की यूनिट बतानी है, ठीक है। तो आसान सा है, आप देखो लिखो, अकॉर्डिंग टू आवर रेट लॉ हमको दे रखा है रेट एक्सप्रेशन क्या है, K इंटू में A की पावर हाफ B की पावर 2। अब आप क्या करेंगे, K की यूनिट निकालनी है तो इसको यहीं रखो, इन दोनों को यहां ले जाओ। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ऑब्वियस सी बात है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम इसको लिख रहे हैं K इज इक्वल टू रेट अपॉन में A की पावर हाफ और B की पावर 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, रेट की यूनिट को पुट कर दो। रेट की यूनिट आपकी क्या होती है, रेट की यूनिट आपकी होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये कभी नहीं चेंज होती, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि अगर मतलब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि मिनट दे रखा है तो मिनट में पुट करो, कभी ऐसी सिचुएशन आए सेकंड में दे रखा है तो सेकंड में पुट करो। अब यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखा तो मैंने अपनी तरफ से ही सेकंड लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ए की कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब ये दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन की पावर हाफ, और ये भी क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर -1 सेकेंड -1, ठीक है। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 2 में हाफ ऐड किया तो क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 5/2 करके लिख सकते हैं। देखो हाफ है ना, हाफ प्लस में 2, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, तो क्या आ गया 5/2, ठीक है। तो इसको हमने 5/2 लिख दिया। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है हमारा, मोल पर लीटर, तो उसको हम मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1, कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमने लिख दिया मोल लीटर की पावर -1 अपॉन में, मतलब पावर में 5/2,
देखो इस क्वेश्चन को ना मैं बहुत शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकती हूँ, बट ये एक एक चीज जो है ये मैं इलैबोरेट करके इसलिए बता रही हूँ ताकि किसी भी सिंगल बच्चे को कोई भी डाउट ना रहे। अदरवाइज आंसर तो देखो निकालने के लिए अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अगर आंसर निकालना है तो वो फटाफट निकल जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर क्या हो जाएगा 5/2 और ये क्या हो जाएगा लीटर की पावर -5/2। अब इनको ऊपर लेके जाओ तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी रिवर्स, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, मोल ऊपर आ रहा है ये, तो क्या हो जाएगा मोल की पावर -5/2, ये क्या है मोल की पावर 1। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लीटर की पावर यहाँ पे क्या है -1 और इसकी क्या है, लीटर की पावर -5/2 थी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस की 5/2 और साथ में हमारा ये सेकेंड इनवर्स तो चल ही रहा है। अब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर ले, 1 - 5/2 इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा ये 2 - 5 यानी कि -3/2। तो ये आ गया हमारा मोल की पावर -3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है -1 प्लस में 5/2, तो इसका क्या हो जाएगा -2 प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया ये 3/2। ठीक है, तो ये आ गया लीटर की पावर 3/2 और सेकेंड इनवर्स तो चल ही रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको अलग अलग क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है और फिर उसके बाद ये ऑर्डर ही है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है ये क्या है, इसका ऑर्डर है। तो अगर आपको अलग अलग ऑर्डर दे रखा है तो आप इस तरीके से भी इसको रीअरेंज करके क्या निकाल सकते हैं, के की यूनिट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, इन्होंने कहा है कि कोई रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन हमारी क्या है कि 2x है जो किस में चेंज हो रहा है, x2 में, और ये कह रहे हैं कि उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो 27 टाइम्स हो जाती है जब हम x के कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं, मतलब कि 3 गुना बढ़ा देते हैं। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए कुछ मत किया करो, सबसे पहले रेट लॉ लिखा करो। ठीक है, तो अब देखिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ हमको क्या बताती है, रेट लॉ हमको ये बताती है कि जो भी रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, अब यहाँ पे आपका रिएक्टेंट क्या है x, तो मैं लिख रही हूँ x। ठीक है, और उसकी पावर उसका कुछ ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे मैं n ही लिखूंगी क्योंकि यही तो क्वेश्चन है कि ऑर्डर निकालो, जो कि पता नहीं है। फिर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x की पावर n। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई कि मेरी लॉ के अकॉर्डिंग कि एक्चुअल में रेट लॉ जो है वो क्या बताती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सवाल में क्या कहा है कि उसका जो रेट है वो 27 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अब लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फिर गिवन डाटा। इन्होंने क्या कहा है कि जो रेट है वो 27 टाइम्स हो जाता है, मतलब 27 टाइम्स रेट हो गया है अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है x की वो हमने बढ़ा दी है 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने k का k ही रहेगा, x की कॉन्सेंट्रेशन है इसको 3 गुना कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा 3x की पावर n। ठीक है, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हम लिख रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। तो सेकेंड इक्वेशन को जब फर्स्ट से हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है, 27 टाइम्स रेट इज इक्वल टू k इंटू में। अब ये देखो 3x की पावर n है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर n इंटू में x की पावर n। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे। तो ये क्या है, रेट इज इक्वल टू k इंटू में x की पावर n। रेट से रेट कट गया
K से K कट गया, x की पावर n से जो है आपका ये x की पावर n कट गया, तो आपका क्या आ गया 27 जो है वो बराबर आ गया 3 की पावर n के। तो अब आप किसका यहाँ पे क्या स्क्वायर या क्यूब कर सकते हैं कि आपका जो है n की वैल्यू आ जाए। अब देखो पावर आप तभी कंपेयर कर पाओगे जब आपका बेस जो है वो क्या हो, सेम। तो देखो 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या होता है 27। तो मैं क्या लिख सकती हूँ 3 का क्यूब 27 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर n। तो बेस सेम है तो आपकी पावर क्या हो सकती है बराबर, तो n की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 3। तो यहां से आपने क्या किया, रिएक्शन का क्या निकाल दिया, ऑर्डर। जो भी रिएक्शन आपको दे रखी थी कौन से ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की। अब हमारा अगला टॉपिक है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो कि आपका R होता है, इसका कंपैरिजन आप कर रहे हो रेट कांस्टेंट जो कि हमारा K होता है, ठीक है। तो देखिए 3 ही डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो रेट हमारा क्या होता है, रेट हमारा होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट हमारा क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बट अगर हम K की बात करें तो K हमारा क्या है, K एक तो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तब आता है ना रेट कांस्टेंट K, और साथ ही साथ वही K हमारा रेट के बराबर होता है अगर हम कंसंट्रेशन को क्या रख दे, यूनिटी, ठीक है। क्या कह रही हूं मैं कि जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर विच इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। तो जब हम यहां से रेट कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारा क्या आता है K, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रही हूं कि आपका जो K है वो आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। और यही K आपका रेट के बराबर होता है जब हम कॉन्सेंट्रेशन को क्या रख देते हैं, यूनिटी, यानी कि 1 मोल पर लीटर। जब इसको रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही K हमारा किसके बराबर आ जाएगा, रेट के, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या है कि रेट हमारा क्या होता है, रेट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वाइल rate constant K is a constant of proportionality and becomes equal to rate when the concentration of reactant is taken as unity। उसके बाद है दूसरा डिफरेंस कि रेट की जो यूनिट होती है ना वो हमेशा फिक्स होती है। हमेशा जो रेट की यूनिट होगी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट, ये हमेशा आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ऑलवेज कांस्टेंट। क्या रहेगी, हमेशा आपकी रेट होता ही क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट हमेशा क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। टाइम आपका सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, पर ये हमेशा फिक्स है। बट K के साथ ऐसा नहीं है। K की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ K, इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हमने देखा भी था ना थोड़ी देर पहले, 0 ऑर्डर के लिए K की अलग यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की अलग यूनिट है, सेकंड थर्ड के लिए K की यूनिट अलग है, ठीक है। तो यूनिट जो होती है K की वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। रेट की यूनिट जो है वो हमेशा फिक्स होती है कि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करें या किसी भी टाइम पे बात करें, ठीक है, तो रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ये किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जबकि अगर हम रेट कांस्टेंट K की बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। कॉन्सेंट्रेशन जब हम फिक्स कर देते तो वही रेट कांस्टेंट हमारा किसके बराबर आ जाता है, रेट के, ठीक है। तो K डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसको पूरा लिख देते हैं, रिएक्टेंट। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि इनके बीच में 3 डिफरेंस होते हैं। क्या, रेट हमारा क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, K हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और साथ ही साथ रेट के बराबर है जब कंसेंट्रेशन हमारी रिएक्टेंट की क्या होती है, यूनिटी।
रेट की यूनिट हमेशा क्या होती है, फिक्स, जबकि के की जो यूनिट है वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। रिएक्शन का ऑर्डर बदलेगा तो के की यूनिट भी बदल जाएगी, ठीक है। फिर रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये तो सबको पता है, ये तो हम चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट के साथ ऐसा नहीं है, के जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इस टॉपिक में सिर्फ ये चीज बताई जाती है कि जब भी रिएक्टेंट के पार्टिकल्स, अब वो आपके एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो जब भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स वो टकराते हैं, कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, एक साथ, साथ साथ, ठीक है। तो वो जब आपस में कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं वो बताते हैं रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अगर हम इस टॉपिक के डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या है, द नंबर ऑफ आयंस, atoms, ions or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction is called the molecularity of the reaction, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया सबसे पहले डीकॉम्पोजिशन ऑफ O2F2, ठीक है। तो मेरे पास एक रिएक्टेंट है O2F2 और ये डीकम्पोज कर रहा है, और ये डीकम्पोज करके क्या दे रहा है, O2 दे रहा है और F2 दे रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट में ध्यान से देखकर ये चीज बताइए कि कितने एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो ये देखो कि O2F2 क्या है, एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। तो आप ये देखिए कि इसकी सोशियोमेट्री क्या है या इसका कितने नंबर है जो मॉलिक्यूल का वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। और जिन भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। अब मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है H2 मॉलिक्यूल, ये रिएक्ट कर रहा है I2 मॉलिक्यूल के साथ और ये बना रहा है 2HI। तो अगर आप रिएक्टेंट को देखो तो यहाँ पे H2 के कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 1, आयोडीन का भी कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 1। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हो जाएगी 2, कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली टकरा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है, देखो यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, बाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं NO के और वो क्या कर रहे हैं, वो टकरा रहे हैं एक मॉलिक्यूल O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म कर रहे हैं NO2, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी बताइए, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हमारी क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। और 3 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब अगर हम स्टेप्स के बेसिस पे बात करें कि रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप में हो रही है या रिएक्शन हमारी जो है एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो इस तरीके से रिएक्शंस को 2 पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास कौन सी होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जो क्या होती है, सिंगल स्टेप में या फिर 1 स्टेप में, ठीक है। इनको हम सिंपल रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप में होती है तो उसमें हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने में या देखने में क्या होती है, आसान, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस जो हैं उनमें हम मॉलिक्यूलरिटी बहुत अच्छे से बता सकते हैं और हम बताते भी उन्हीं की ही हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती हैं दूसरे टाइप की, वो होती हैं मोर देन 1 स्टेप में, ठीक है। अब इसमें हम मॉलिक्यूलरिटी जो है वो नहीं बताते हैं,
अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती है ना वो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ओवरऑल रिएक्शंस लिखते हैं तो हमारे कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखो मॉलिक्यूलैरिटी की बात करो तो मॉलिक्यूलैरिटी है क्या कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक साथ टकराएं। अब मान लो हम कोई ऐसे रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस है वो 12 हैं, 13 है या 50 है, तो आप खुद दिमाग से सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके एक साथ टकराएं? नहीं टकरा सकते। तो ऐसे रिएक्शंस क्या होती है कि पहले कुछ मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर वो मॉलिक्यूल्स जो है फर्दर किसी और के साथ टकराएंगे, आगे का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होती हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती हैं वहां पे मॉलिक्यूलैरिटी निकालने का कोई तुक नहीं बनता है। तो वहां पे हम मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकालते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी हम सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस का निकालते हैं जो सिंगल स्टेप में हो रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म आती है और वो आती है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब जो बच्चे अगर पीछे के ऑर्गेनिक के वीडियोस देख के आ रहे हैं या जिन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ ली है तो वो लोग इस चीज से बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे कि मैकेनिज्म होता क्या है। तो मैकेनिज्म क्या होता है? वो स्टेप वाइज डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन देता है कि एक्चुअल में रिएक्शन हो कैसे रही है, कि कौन सा रिएक्टेंट है, उसने किसके साथ रिएक्ट किया, फिर उसने किस पर अटैक किया, फिर वहां से कुछ क्या निकला या एलिमिनेट हुआ, फिर वो किसमें रीअरेंज हुआ या उसने क्या प्रोडक्ट बनाया। तो सिंगल स्टेप की जो आपको बिल्कुल मतलब एक एक चीज की जो डिटेल्ड स्टेप वाइज डिटेल्ड जो बताता है वो हमारा क्या होता है? मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए मैकेनिज्म क्या होता है? अ सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब कि एक सीरीज चल रही है, एक, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग पढ़ते जा रहे हो कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस प्रपोज टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, जो बताए कि पूरे तरीके से एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखिए ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, है ना। जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो रेट हमारा क्या होता है? रेट लॉ क्या कहता है? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं और हमारा क्या आ जाता है? ऑर्डर आ जाता है। तो यही चीज कही गई है कि ऑर्डर क्या है? सम ऑफ एक्सपोनेंट, जो कंसंट्रेशन की पावर होती है रेट लॉ में उसका सम हमारा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली। रिएक्टेंट में जो भी एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं जो लगातार एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस आगे प्रोसीड कराने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। जो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कि सपोज H2 है और I2 है, ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? 2HI। तो यहाँ पे एक H2 है और एक I2 है, तो मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे क्या हो गई? 2, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ऑर्डर जो है आपका वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है और वो आपका 0 भी हो सकता है। मैं कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ऐसे जहां पे आपका ऑर्डर जो है वो 1.5 या आपका कुछ और भी आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आएगा। 0 भी जो है वो ऑर्डर होता है, ठीक है। बट मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी 0 और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। देखो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी ये बता रहा होता है कि कितने एटम्स आपस में टकरा रहे हैं या कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब अगर आप एटम का आधा कर दो तो क्या आधा एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी आपकी फ्रैक्शनल तो हो ही नहीं सकती। और 0 का मतलब क्या है? कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो आप कैसे बताओगे कि हाँ कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो मॉलिक्यूलैरिटी भी वहां पे खत्म ही है। तो मॉलिक्यूलैरिटी तो आप तभी निकालोगे ना जब कोई एटम आयन मॉलिक्यूल टकराएगा और आप बताओगे कि हाँ इतने एटम्स आयंस मॉलिक्यूल जो है वो टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी ना तो आपकी 0 हो सकती है और ना ही आपकी फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है। फिर है ऑर्डर हमेशा
हम लोग कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली। अभी जो भी हमने आज जैसे इस लेक्चर की शुरुआत की थी तो आपने देखा भी होगा कि मैंने आपको ट्रिक बोली कि भाई आप के की यूनिट देख के ऑर्डर बता सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दो ही चीजें होती है, या तो क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो के की यूनिट देख के आप पता लगाओगे कि हाँ रिएक्शन का ये ऑर्डर होता है। मतलब ऑर्डर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही निकाल सकते हो, हम थ्योरेटिकली ऑर्डर नहीं निकाल सकते, ठीक है। बट मॉलिक्युलैरिटी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मॉलिक्युलैरिटी में आपको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है जो भी आपके एटम आयन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और आप सिंपली उसको ऐड करके बता दो कि ये रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी है। उसके बाद है जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर आप किसी का भी निकाल सकते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन का भी निकाल सकते हो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी निकाल सकते हो। मतलब चाहे रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में हो रही है चाहे रिएक्शन आपकी मल्टीपल स्टेप में हो रही है, ऑर्डर को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप आराम से ऑर्डर किसी भी स्टेप ऑफ रिएक्शन का निकाल सकते हो। बट जब हम जब हम मॉलिक्युलैरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस का निकलता है, मतलब कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस का निकलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर का कोई रिलेशन नहीं होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप उसको देख के कभी नहीं बता सकते कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो आप देख के अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि कितने एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और आप बता सकते हो कि रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी ये है। तो जब हम मॉलिक्युलैरिटी की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है सोशियोमेट्री पे, जबकि आपका ऑर्डर जो है वो डिपेंड नहीं करता है। हाँ, अगर ऑर्डर की वो वैल्यू आ रही है जो आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन की सोशियोमेट्री की वैल्यू है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। बट अगर हम बात करें सोशियोमेट्री और ऑर्डर का तो उनके बीच में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस या रेट एक्सप्रेशंस जीरो ऑर्डर के लिए। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे जो आज हम लोग नहीं कर पाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो इतना लंबी वीडियोज़ हम नहीं बना सकते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।